थे फैक्टर्स, ठीक है, जो फैक्टर्स बेसिकली अफेक्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा हमारी बॉडी में एयर आती है और कितना उसका एक्सचेंज होता है। उसमें एक चीज़ होती है डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होता है? डेड स्पेस एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली वो पार्ट होती है हमारी बॉडी का जो एयर के एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस। ये डेड स्पेस हमारे पास ब्रॉडली डिवाइड होती है दो कैटेगरीज में, एक एनाटॉमिकल और एक एल्वियोलर। एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर हम देखें, हम नाक से या मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हमारे लंग्स तक जाती है, तो उसमें से कुछ पार्ट होता है हमारा कंडक्टिंग जोन। इसमें क्या होता है कि हर हर पार्ट में जब एयर जाती है ना, तो थोड़ी थोड़ी एयर इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्शन। उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। और एल्वियोलर डेड स्पेस क्या है कि बाज का ऐसा होता है कि कुछ एल्वियोलाई होते हैं जो कि कुछ पैथोलॉजी की वजह से या कह लो किसी डिजीज़ की वजह से इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो गैस एक्सचेंज नहीं करवा पाते, ठीक है, उसको कहते हैं एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर डेड स्पेस जो होती है वो पैथोलॉजिक होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। डेड स्पेस को हम जब मेजर करते हैं ना, तो हम इसको मेजर करते हैं बाय अ टेस्ट कॉल्ड नाइट्रोजन वॉश आउट टेस्ट, ठीक है। इसका सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन वॉश आउट एक चीज़ है, ठीक है, जिससे हम इसको मेजर करते हैं डेड स्पेस को, ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 150 ml, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब क्या है कि जब ये एनाटॉमिकल और एल्वियोलर डेड स्पेस को सम कर देते हैं ना, और जो टोटल अमाउंट हमारे पास आती है उसको हम फिजियोलॉजिक डेड स्पेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गई। उसके बाद आपके पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो डेड स्पेस को इंक्रीज भी करवाते हैं, डिक्रीज भी करवाते हैं। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना, ये इसमें से एक चीज़ है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ये जो रफ़ीउल्लाह का लास्ट एडिशन था ना, उसमें तो ये ऑपोजिट लिखी हुई थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली अब हम कर रहे हैं फैक्टर्स जो कि हमारी पल्मों के फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कराती है। उसमें हमने डेड स्पेस पढ़ा। डेड स्पेस वो जगह है जिसमें थोड़ी थोड़ी एयर लेफ्ट बिहाइंड होती है, वो एयर जो कि कंडक्शन में पार्ट नहीं लेती, ठीक है, उसको हम डेड स्पेस कहते हैं। एनाटॉमिकली हम जब मुंह से या नाक से सांस लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी एयर जो है ना, वो उन सेल्स में या उन लाइनिंग्स में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, वो नॉर्मल होती है, वो 150 ml होती है, उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, ठीक है। जो एल्वियोलर डेड स्पेस होती है वो पैथोलॉजिक होती है। बाज़ औक़ात कुछ एल्वियोलाई ऐसे होते हैं जिसमें कोई डिजीज़ आ जाता है, किसी पैथोलॉजी की वजह से वो एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज उतना अच्छा नहीं करवा पाते, उसको एल्वियोलर डेड स्पेस कहते हैं, वो पैथोलॉजिक होती है, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। और जो टेस्ट होता है जिससे हम मेजर करते हैं, हमें कैसे पता 150 ml है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, उसके लिए हम नाइट्रोजन वॉश आउट टेस्ट यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो डेड स्पेस को इंक्रीज भी कराते हैं, डिक्रीज भी कराते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो आपकी रफ़ीउल्लाह की लास्ट एडिशन है ना, उसमें ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग में लिखा है, लेकिन वो ऑपोजिट लिखा है, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो डेड स्पेस को डिक्रीज कराती है, हाँ, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन डेड स्पेस को डिक्रीज कराती है, ये करेक्ट कर लो, ठीक है। जो लोग रफ़ीउल्लाह फॉलो कर रहे हैं एज प्राइमरी बुक, वो ये चीज़ करेक्ट कर लें कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है ना वो आपकी डेड स्पेस को डिक्रीज कराती है। बेसिकली आपने ये सोचना है कि डेड स्पेस एक टनल है, ठीक है। ऐसे कर लो कि एक टनल है जिसमें इकट्ठे एयर जा रही है, थोड़ी थोड़ी पीछे रह गई, तो अगर वो टनल छोटी हो जाएगी ना, नैरो हो जाएगी, तो फिर पीछे रहने वाले लोग भी कम हो जाएंगे। ये इसका बेसिक लॉजिक है। अब इसमें से भी अगर किसी को है कि हम जी इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं,
तो हमें बताएं मैडम हम क्या करें। तो उसमें बेसिकली सुपाइन पोस्चर, नेक फ्लेक्शन, ट्रेकियोस्टमी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये 4 आपको याद होने चाहिए। इधर भी इसी का ही स्टैंडिंग नेक एक्सटेंशन, ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इधर से हाइपोटेंशन जो है ना वो आपको याद हो जाए। अगर मैं इतना मुझे आता होता कि मैं आपको बता सकूं नवंबर में क्या आना है तो मैं आपको गेस्ट पेपर ज़रूर दे देती, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो पिछले 2 अटेम्प्ट से ना सीएनएस नहीं आया है, सीएनएस इतना ज़्यादा नहीं पूछा, तो मुझे लगता है कि मेडिसिन और सीवीएस जो है ना, मेडिसिन वालों को सीवीएस और सीएनएस शायद ज़्यादा है इस दफ़ा, क्योंकि वो पहले नहीं आया। अच्छा, ये फैक्टर्स हैं जो डेड स्पेस को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये आपने याद करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपके पास बुक है ना वो आपके पास डबल है, ठीक है। यहाँ से अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर सब कुछ समझ आ गई है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले। एक चीज़ मैंने आपको इसमें करेक्ट करवाई है, वो एक चीज़ बेसिकली ये थी कि रफ़ीउल्लाह में ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ऑपोजिट लिखा हो, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द लंग्स, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। जितना ये चीज़ें ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूजन होगी, जितना ये कम होंगी उतना ही कम, ठीक है। ये बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। इसमें से भी ना आपको एमसीक्यू इसी तरह आ जाता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अच्छी है या बुरी है। ज़्यादातर सरफेस एरिया का और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास एक चीज़ आती है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो हमने बात की थी। इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। वो क्या होता है, वो प्रेशर होता है हमारी प्लूरल कैविटी में विच इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये नेगेटिव वैल्यू में होता है। इसकी सीक्वेंस ग्रुप में आप लोगों ने शेयर कर ली हुई है, वो बिल्कुल ठीक सीक्वेंस है। अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने वही सीक्वेंस फॉलो करनी है। ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर नेगेटिव क्यों होता है? ये नेगेटिव होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से, कि बेसिकली हमने एयर बाहर से अंदर लानी है। तो अगर अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा तो एयर अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गई है। अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज़ आती है, वो हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि हमारी बॉडी में एयर अंदर कैसे आती है, उसको कौन लेके आता है, उसका क्या स्टिमुलस है, वो कम ज़्यादा कैसे होती है। अब वो अंदर आ गई है, अब एक्सचेंज कैसे होगा? एक्सचेंज ऐसे होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। उस बाइंडिंग को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। इस ग्राफ की जो नॉर्मल शेप होती है ना वो सिग्मोइड शेप होती है। इसमें आपने अब याद किया, ये भी बेसिकली याद करने वाली ही चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आ जाता है, इसमें से सारे पैरामीटर्स का सवाल आता है, ये सारे याद करने हैं, ठीक है। लेफ्ट का मतलब है लो ऑक्सीजन, ठीक है, यानी टिश्यूज को कम ऑक्सीजन दे आएगी। इसका निमोनिक बस इतना ही याद रखा हुआ है कि लेफ्ट लो है, ठीक है, और राइट जो है ना वो रेज है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। सिवाय पीएच के सारी चीज़ें राइट पे रेज होंगी, और सिवाय पीएच के सारी चीज़ें लेफ्ट पे लो होंगी, सही है। अब इसमें दो इफेक्ट आते हैं, एक आपके पास बोहर इफेक्ट आता है और एक आपके पास हेल्डेन इफेक्ट आता है।
जो हेल्डेन इफेक्ट है ना वो लेफ्ट शिफ्ट कराता है, यानी उसमें क्या होता है कि लो अफिनिटी होती है ऑक्सीजन को, तो लो अनलोडिंग होएगी, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। और जो बोहर है ना उसमें रेज अफिनिटी होती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, राइट शिफ्ट होती है, ठीक है। ये हमारा हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। ये कर्व आपने याद करना है, इसकी वैल्यूज आपने याद करनी है, और हेल्डेन और बोहर का आपको इतना पता होना चाहिए कि हेल्डेन किस साइड पे शिफ्ट करता है, बोहर किस साइड पे शिफ्ट करता है। अब जो लास्ट हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है ना लंग की फिजियोलॉजी का, हाँ जी, इट इज डिलीवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट बेसिकली जी ऐसे ही है कि उसमें एक में आपके पास क्या होता है कि एक में आपके पास ऑक्सीजन एफिनिटी होती है और एक में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा है ना उसमें अल्टीमेटली खुद ब खुद ही ऑक्सीजन की कम है। तो आप चाहे इसको दो डिफरेंट गैसेस की नाम से याद रखो, चाहे आप अपनी आसानी के लिए इस तरह कर लो कि आप इसको एक ही गैस के हवाले से याद रख लो कि ये ज़्यादा होगी तो दूसरी वाली कम होगी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से याद करना है, सही है। जी अफिनिटी और डिलीवरी ऑपोजिट है, ठीक है। जिसमें अफिनिटी ज़्यादा है उसमें डिलीवरी कम है, जिसमें डिलीवरी ज़्यादा है उसमें अफिनिटी कम है। आपने अफिनिटी और डिलीवरी को कंफ्यूज नहीं करना। अफिनिटी का मतलब है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी ना उनकी बाइंडिंग उतना ही वो कम ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। मैंने जिस तरीके से याद किया है ना, मैंने इस तरीके से याद किया है कि मैंने एक ही चीज़ रखी है, मैंने दोनों नहीं याद किए। मैं इस तरह करती हूँ कि मैंने जो आपको भी बताया है ना, मैंने आपको बताया है डिलीवरी के हवाले से, ठीक है। अगर आपको अफिनिटी के हवाले से याद रखना इजी लगता है आप अफिनिटी के हवाले से याद रखो, अगर आपको दोनों तरीक़ों से याद रखना इजी लगता है कि हमें दोनों याद रह जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप दोनों चीज़ें याद रख लो। ये आपके खुद पे डिपेंड करता है। कई कई दफ़ा क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अफिनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे डिलीवरी लिखा हुआ है, क्या चीज़ क्या है। तो अफिनिटी और डिलीवरी दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अफिनिटी में क्या होता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, जितना ज़्यादा दोनों में अफिनिटी होगी ना उतना ही कम वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसको जैसे याद रखना इजी रहता है वो उस तरीके से याद रखे। सिर्फ आपने जो मेन चीज़ जो सबकी सेम है ना, जो सबने याद रखनी है, वो है कि राइट साइड पे रेज या बोहर इज ऑन राइट एंड हेल्डेन इज ऑन लेफ्ट, एंड लेफ्ट साइड पे सारी चीज़ें लो होती हैं एक्सेप्ट फॉर पीएच, ठीक है। बेसिकली ये है कि जो आपका बोहर इफेक्ट है ना, वो जो पूछ रहे हैं कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का समझा दें। जो बोहर इफेक्ट है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करता है, ठीक है, बाय चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच, ठीक है, वो उसको राइट साइड पे शिफ्ट करता है। तो जब आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होएगी तो बेसिकली वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी करता है, यानी इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एंड लो पीएच ऑफ द ब्लड अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, और इससे हीमोग्लोबिन की रिलीज भी अफेक्ट होती है। तो इस चीज़ को जो इसका इफेक्ट है ना उसको दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया है, एक उसने बोहर इफेक्ट में डिवाइड किया है और एक उसने हेल्डेन में डिवाइड किया है। जो बोहर इफेक्ट है ना उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि बोहर इफेक्ट है ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और हेल्डेन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो डिक्रीज पीएच होगी, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है ना वो ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड करेगा, ठीक है। उस इफेक्ट को उसने ये कहा है। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड में और हीमोग्लोबिन एफ में ना जो है एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट होती है। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ आ गई है।
के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनके फैक्टर्स क्या हैं। बेस्ट टेबल जो आपके पास है इसको याद करने के लिए वो आपकी रफ़ीउल्लाह में भी दी हुई है, वो आपकी AA में भी दी हुई है। ठीक है, अगर आपने एज अ रेफरेंस बुक कुछ भी यूज़ करना है तो आपने वो यूज़ करनी है। अगर आपने थ्योरी के तौर पर यूज़ करनी है तो आपने नसीम शहजाद यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम लास्ट हमारा जो एक चीज़ है ना वो है हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। अच्छा, कल कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे जब हमने जोन्स किए थे। ठीक है, जब हमने जोन्स किए थे ना तो हमने बेसिकली ये किया था कि हमने लंग्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जोन 1, 2 और 3, जिसमें हमने उसका फ्लो कैटेगराइज किया था। तो उस वक्त कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि मैडम यहाँ आप फ्लो की बात कर रही हैं तो ये तो एपेक्स पे ज़्यादा और नॉर्मली लोअर में कम होता है, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं। जो चीज़ फ्लो की और परफ्यूजन की बात कर रहे थे ना, जो एपेक्स पे ज़्यादा थी और कम थी, वो हम आज पढ़ रहे हैं। वो है आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। जो जोन्स थे ना वो खाली ब्लड फ्लो से रिलेटेड थे। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब कोई कल वाला मुझे रिवाइज करवा सकता है? जोन 1 जो है, जोन 1 नॉर्मल लंग में होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ठीक है। जोन 1 किस किस कंडीशन में होता है? हाँ, जोन 1 में क्या होता है कि आपकी लंग्स में फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, हेमरेज या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। जोन 2 में क्या होता है? इंटरमिटेंट फ्लो होता है। और जोन 3 में क्या होता है कि कंटिन्यूस फ्लो होता है। ये बेसिकली हमने एक टर्म इन्वेंट की हुई है फ्लो को कैटेगराइज करने के लिए। पर अब जो हम करेंगे ना वो हम करेंगे वेंटिलेशन और परफ्यूजन। वेंटिलेशन का क्या मतलब है? वेंटिलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो एयर है वो एक्सचेंज हो रही है, उस एक्सचेंज के प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। अब वो वेंटिलेशन, ये एयर आपके पास आती कैसे है? ये एयर आपके पास ब्लड के अंदर मिक्स होके आती है। तो जो ब्लड का फ्लो है ना उसको हम परफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए वी यूज करते हैं और ब्लड फ्लो के लिए क्यू यूज करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो वी क्यू रेशो है ना वो आपके पास आती है 0.8। ठीक है, और ये वेंटिलेशन यानी एयर का फ्लो सबसे कम हमारी बॉडी में नॉर्मल में एपेक्स पे होता है। ठीक है, और सबसे हाई बेस पे होता है। ठीक है, वेंटिलेशन जो है ना वी, एपेक्स पे सबसे ज़्यादा, सबसे कम होती है और बेस पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये इसकी रेशो को अफेक्ट कर सके। तो जो आपके पास वी क्यू रेशो होती है ना वो एपेक्स पे सबसे ज़्यादा होती है और बेस पे सबसे कम होती है, यानी कह लो ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा रट्टा लगाने वाली चीज़ है। इसमें से जो समझने वाली चीज़ है वो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन बाकी आपको अनफॉर्चुनेटली आपको इसको रट्टा लगाना पड़ना है। वेंटिलेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है, परफ्यूजन कहाँ पर ज़्यादा होती है। अक्सर अगर किसी से ये रट्टा नहीं ना लगाया जाता कि दोनों चीज़ें मैडम हमें याद नहीं रहती, वी क्यू रेशो का रट्टा लगा लो, क्योंकि वी क्यू रेशो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। खाली अलहदा से वेंटिलेशन या परफ्यूजन के सवाल वो इतने नहीं पूछता। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास हाँ जी ऐसे ही है, वी क्यू रेशो और वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है वो लो है एपेक्स पे और हाई है बेस पे। ठीक है, अब हम इसकी पैथोलॉजी कर रहे हैं। इसकी पैथोलॉजी में बेसिकली क्या आ जाता है कि कभी कभी आपके पास दो केसेस आते हैं। एक आपके पास होता है ऑब्स्ट्रक्शन का केस। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, हमारी वेंटिलेशन भी चल रही है, परफ्यूजन भी चल रही है। ठीक है, पर अगर हमारी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी जगह से ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है, एल्वियोलाई में एयर अब नहीं आ सकती,
ठीक है, एयरवे ब्लॉक हो गई है, तो क्या होएगा कि आपकी वेंटिलेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, जब हम 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं ना तो आंसर हमारे पास 0 आता है। इस सिनेरियो को हम फिजियोलॉजिक शंट कहते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में आपको क्या चीज नहीं समझ आ रही? देखो, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में 2 तरीके से एयर का फ्लो होता है, ऑक्सीजन आती है। एक वेंटिलेशन होती है जिसमें एयर फ्लो आता है, और एक परफ्यूजन होती है जिसमें ब्लड फ्लो आता है, वी और क्यू। ठीक है, वेंटिलेशन इज फॉर एयर का ब्लड फ्लो और क्यू इज फॉर ब्लड का वाला ब्लड फ्लो। ठीक है, इसको जब हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रेशो मिलती है जो 0.8 है, वी क्यू रेशो। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? यहाँ तक सबको पता है ना कि ये हम एक नॉर्मल लंग की बात कर रहे हैं कि एयर भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है, उसका डिवीजन का प्रोडक्ट भी एक चीज बन रही है। यहाँ तक सबको सारा कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि बॉडी में किसी पैथोलॉजी की वजह से कोई बीमारी आ गई है, एम्बोलिज्म आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, फॉरेन बॉडी आ गई है, कुछ भी आ गई है। ठीक है, वीक्यू, हाँ जी, अगर हाई वीक्यू होगा ना, हाई वेंटिलेशन परफ्यूजन होगी, तो हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई पैथोलॉजी हो जाती है तो ये जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन है ये इफेक्ट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि हमने 2 पैथोलॉजीज में इसको डिवाइड किया है। एक पैथोलॉजी में हमने कहा है कि वेंटिलेशन इफेक्ट होती है, यानी एयर वाला पार्ट इफेक्ट होता है। एक पैथोलॉजी में हमने कहा है कि जो हमारा परफ्यूजन वाला पार्ट है, यानी क्यू वाला पार्ट है ना, वो अफेक्ट होता है। ठीक है, ये हमने दो पैथोलॉजीज कर ली। अब हम पहली पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं शंट परफ्यूजन। ठीक है, पेपर के लिए आपके पास ये जो शंट वाला चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी बेसिकली वो आपको पेपर में कभी भी मैकेनिज्म नहीं पूछेगा कि इसमें क्या चीज़ बंद हुई है, कैसे बंद हुई है। वो आपसे पूछेगा कि ये हो गया है, आप बताएं इसको हम कहते क्या है? तो इसको हम शंटिंग कहते हैं। पहले तो डिजीज का या उस प्रोसेस का नाम समझ लो, यहाँ तक भी समझ आ गई। अब जो ये शंट होता है ये बनता कैसे है? सपोज आपकी वेंटिलेशन, आपकी बॉडी में एयर फ्लो एल्वियोलाई तक रुक गया है, किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, निमोनिया की वजह से, किसी भी वजह से बस एयर नहीं आ रही। तो उस केस में क्या होगा कि जब एयर नहीं आ रही तो जो हमारा वी होगा ना वो 0 हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैथ वाली बात है कि जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, 0 0 को ना अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा, हर चीज़ 0 ही हो जाएगी। ठीक है, जब ये डिवीजन करके सारा कुछ 0 हो जाएगा ना, तो बॉडी में एक शंट बन जाएगा। शंट का मतलब है कि कह लो वहाँ पे सारा सब कुछ रुक जाएगा और एक ऑल्टरनेट फ्लो चलेगा। ठीक है, उसको हमने कहा है फिजियोलॉजिक शंटिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है कि अगर हमारी बॉडी में वेंटिलेशन या एयर फ्लो रुक गया है, इसका सवाल भी पेपर में इसी तरह आता है कि वो यही वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो कहते हैं वेंटिलेशन रुक गई है या एयर फ्लो रुक गया है या कोई भी पैथोलॉजी की वजह से आपके वेंटिलेशन नहीं हो रही, खाली परफ्यूजन हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे शंटिंग। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा था, जिनको ये टॉपिक क्लियर नहीं था, डॉक्टर सलमान आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक? इसमें जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ना, आपको बस स्टेटमेंट से डिजीज पता होना चाहिए, या जो हमने इसकी डिवीजन की है ना वो पता होनी चाहिए कि शंट कब होता है और आपके पास डेड स्पेस कब आती है।
अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है, एक हमने नॉर्मल कंडीशन भी पढ़ ली हमने, फिर उसकी दूसरी डिवीजन शंटिंग भी पढ़ ली। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ में क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो रुक गया है, एयर आ रही है, कैपिलरीज ब्लॉक हो गई हैं। वो कैपिलरीज किसी भी केस में ब्लॉक हो सकती हैं, वो एम्बोलिज्म में भी ब्लॉक हो सकती हैं, वो शॉक में भी ब्लॉक हो सकती है, किसी भी वजह से ब्लॉक हो गई हैं। ठीक है, तो आपका ब्लड फ्लो रुक गया है। ठीक है, ब्लड फ्लो का क्या मतलब है, क्यू रुक गया है, क्यू जीरो है, क्यू हो आ ही नहीं रहा। ये सिंगल एल्वियोलाई में भी हो सकता है, ये पूरी लंग्स में भी हो सकता है। हमने इसकी पैथोलॉजी पे नहीं जाना कि ये क्यों होता है, हमने ये देखना है कि बस ये रुक गया। अब जब ये रुक गया है ना, तो क्या होगा कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये मैथ वाला पॉइंट है। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ और मैं उसको 0 से डिवाइड करती हूँ ना, तो मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आता है, 0 नहीं आता। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है जिसका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है। ठीक है, वो चलता ही जा रहा है। शंटिंग का तो मतलब था ना कि एक दूसरा रास्ता आ गया है। इन्फिनिटी का मतलब है ना स्टार्ट ना एंड, वो चलता जा रहा है, वो इन्फिनिट है। तो जब हम इसको वी क्यू की वैल्यू में पुट करते हैं ना, v डिवाइडेड बाय 0, तो हमारे पास एक कंडीशन आता है जिसको हम कहते हैं डेड स्पेस। ठीक है, स्पेस जो हमारा आप कह लो कि आउटर स्पेस होता है, इन्फिनिट होता है ना, शुरू हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। उससे ही ये वर्ड इन्होंने डिराइव किया है, डेड स्पेस, जिसमें बेसिकली एक इन्फिनिट कंडीशन हो जाता है कि ये रुक जाती है वेंटिलेशन परफ्यूजन। पर इसमें पैथोलॉजी ये है कि इन्फिनिट इज डेड स्पेस। अब यहाँ पर ट्रिक क्या आती है, ट्रिक ये आती है कि CPSP आपको अक्सर सवाल दे देता है कि हमारे पास जो हमारी परफ्यूजन है ना वो रुक गई है। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डेड स्पेस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? सवाल आपको यही दो आने हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा उस तरह से समझने की या टॉपिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, वेंटिलेशन रुकी है तो क्या कहेंगे उसको, और परफ्यूजन रुकी है तो क्या, डेड स्पेस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा, होता तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से है, लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, एक रीज़न तो चलो ये भी हो सकता है पल्मोनरी के मल्टीपल कॉजेस। दूसरा रीज़न ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब कंप्लीट ब्लॉकेज करता है ना, तब डेड स्पेस बनती है। ठीक है, कई सवालों में उसने पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आंसर दिया हुआ है और कई सवालों में उसने डेड स्पेस भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसकी वजह स्टेटमेंट, वेंटिलेशन का तो इजी स्टेटमेंट था। परफ्यूजन में एक ट्रिक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में अगर एम्बुलस आधा ही है ना, तो फ्लो फिर भी जा रहा है, ज़ीरो नहीं हुआ। अगर एक बड़ा एम्बुलस है और उसने सारा फ्लो ब्लॉक कर दिया है, फिर वो ज़ीरो होगा। तो अगर कंप्लीट पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो उस केस में आपके पास डेड स्पेस बनती है। अगर उसने खाली पल्मोनरी एम्बोलिज्म बता दिया है ना, तो उसने आपको ये तो बताया ही नहीं कि बड़ा है कि छोटा। तो उस केस में क्या है कि उस केस में आपके पास कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है, तो ये डेड स्पेस आपका तब आंसर बनता है। ये MCQ पॉइंट सबको समझ आ गए? सबको यहाँ तक वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? बेसिकली मैंने ये आपको बताया है कि हमारी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है ना, उसमें डेड स्पेस कब बनती है, डेड स्पेस तब बनती है जब कंप्लीटली आपका फ्लो ब्लॉक हो जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो तो दो टाइप्स का होता है, एक हम मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, एक हम ज़रा छोटा एम्बोलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कभी मतलब ये टर्मिनोलॉजी सुनी है ना, किसी पेशेंट की डेथ होगी, इट वाज मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मैसिव का मतलब है इतना बड़ा क्लॉट था कि उसने सारा फ्लो बंद कर दिया, फ्लो जा ही नहीं रहा आगे, ये डेड स्पेस है। अगर माइनर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है या माइनर इन्फार्क्ट होता है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो फ्लो जाता है ना, तो ये ज़ीरो कैसे होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा। तो MCQ में अक्सर इस तरह
वो पूछता है आपसे कि वो आपको डेड स्पेस का भी ऑप्शन देता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी ऑप्शन देता है, लेकिन आंसर डेड स्पेस होता है। आंसर डेड स्पेस इस वजह से होता है कि उसने आपको ये तो बताया ही नहीं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ने कंप्लीट ब्लॉकेज की है या पार्शियल ब्लॉकेज की है। ठीक है, अब ये एमसीक्यू की समझ लगी है। कुछ कुछ जगह में ना पेपर पे अगर आप बहुत पुराने पेपर्स खोल के देखोगे ना तो ये एमसीक्यू में पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आंसर दिया है, उसमें स्टेटमेंट का जो है ना डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमारा वीक्यू रेशो था। वीक्यू रेशो के लिए पैथोजेनेसिस या ये कैसे होता है, किस पैथोलॉजी की वजह से होता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर। पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए वी बंद हो गया तो क्या होगा, क्यू बंद हो गया तो क्या होगा, और नॉर्मल है तो क्या होता है। यहाँ तक हमने हमारी पल्मों की फिजियोलॉजी कर ली है, अब हमारी सिर्फ पल्मों की पैथोलॉजी रहती है। ठीक है, अच्छा ये एक पिक्चर हमारे साथ शेयर हुई है बेसिकली कि वीक्यू रेशो लेस देन नॉर्मल है। ठीक है, तो फिर वो राइट टू लेफ्ट शंट है, अगर वो ग्रेटर देन नॉर्मल है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। बेसिकली ये क्या बात की हुई है, ये बात की हुई है कि हमने बात की ना कि वीक्यू रेशो नॉर्मल जो आपकी होती है वो 0.8 होती है। ठीक है, 0.8 बड़ा है या 0 बड़ा है? ऑब्वियसली 0 इज स्मॉलर देन 0.8। जो शंट है ना उसमें क्या है कि 0 है, इसमें 0.8 है, ये लो वीक्यू लिखा भी हुआ है। और जो आपके पास डेड स्पेस है ना वो इन्फिनिट है। इन्फिनिटी से बड़ा तो कोई नंबर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी नंबर उठा लो, इन्फिनिटी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, FEV1 रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव ये हम पैथोलॉजी में करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पैथोलॉजी के साथ एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये एस्थमा और COPD में आता है। ठीक है, अच्छा जो आपके पास वीक्यू रेशो वाला ये पॉइंट आता है ना कि हमारा वीक्यू रेशो ज़्यादा हो गया है, या एक MCQ आपको ये भी आता है कि पल्मोनरी या इंट्राथोरेसिक प्रेशर बाहर से ज़्यादा हो गया है, वो किस केस में, वो बेसिकली उसने नंबर वैल्यू की बात की हुई है। अगर वो इन्फिनिट आएगा यानी परफ्यूजन ब्लॉक हो गई है तो वो नॉर्मल से ज़्यादा की वैल्यू हो जाएगी। अगर उसकी वेंटिलेशन ब्लॉक हो गई है तो वो 0 है, तो 0 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0.8। ये पॉइंट की बात की हुई है। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, इफ़ यू ऑल आर ओके तो फिर हम